हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन 30th लेक्चर ऑफ एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी। तो आज का लेक्चर क्या रहने वाला है, आर्टिकल 16 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ें आर्टिकल 16 के बेसिस पर हमने पढ़नी चाहिए, जो भी प्रीलिम्स या मेंस के बेसिस पर पूछी जा सकती है। तो साथ साथ में क्या करना है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी चल रही है तो आपको साथ में बुक भी ओपन कर लेनी है एम लक्ष्मीकांत, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप लाइन बाय लाइन उसको समझ भी पाएँ। ठीक है, अब यहाँ से हैंड रिटन नोट्स आपको नहीं भी बनाओगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये नोट्स के फॉर्म में दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 16 है क्या। इससे पहले आर्टिकल 14 जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये समझा चुका हूँ। डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल 15 और आज है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता क्या है? आर्टिकल 16 है इक्वलिटी of opportunity, equality of opportunity in a public employment, in public employment। ठीक है, सभी लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा आर्टिकल 16 कहता है। इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले, इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से पहले, आप हमारे पीआर पब्लिकेशन को सबसे पहले टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं @PR पब्लिकेशन टाइप करके। उसके बाद इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ डेली के बेसिस पर हम प्रीलिम्स से लेके मेंस तक का आंसर राइटिंग करते हैं। नाउ आप हमारा पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ ली है NCERT 6 to 12th या आप पढ़ रहे हैं NCERT 6th से ही स्टार्ट की है, तो आप हमारे NCERT मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। 499 रुपीज़ को आपको यहाँ पर ये पूरे सर्विसेज अवेल हो जाएंगे, ये भी PDF फॉर्म में। ठीक है, ऑफलाइन आप डाउनलोड कीजिए, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, करना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पे 7505134891 पे गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन से पेमेंट की लिंक भी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा पेड ग्रुप है हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन का, वो था टेस्ट सीरीज वाला। ईयरली सब्सक्रिप्शन में डेली के बेसिस पर जो करंट अफेयर होते हैं द हिंदू के, वो आपको 1 साल तक दिए जाते हैं। NCERT 6 to 12th जिस्ट दी जाती है, यानी कि हम नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। सेम पेमेंट मेथड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसे अवेल कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, अगर वहाँ पर आप जॉब चाहते हैं तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो बुक भी खोल लीजिए ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए। और मैं कुछ ऐसा पहले एक लाइन पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद रैंडम से 5वें या 6वें पैरा में नहीं जाऊंगा, एक एक लाइन करके जो भी बुक में लक्ष्मीकांत में मेंशन है वो आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले आर्टिकल 16 यहां पर सबसे पहले डिफाइन किया गया है। ठीक है, पेज नंबर है 7.6, अगर आप 5th एडिशन खोले हुए हैं तो। बाकी 6th एडिशन हम इसमें जो है अपडेट है वो भी आपको बताते हुए चलते हैं। नाउ आर्टिकल 16 क्या कहता है? प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कोई भी स्टेट के अंदर, एक स्टेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में होती है। यानी कि आर्टिकल 12 के बेसिस पे जो भी एक स्टेट की डेफिनेशन होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज़ हैं, वो स्टेट के अंदर आती है। तो कोई भी ऑफिस में अगर आपको जॉब करनी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। बहुत सिंपल सी बात है, जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको ये मिलेगा। किसी भी नागरिक को, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी का भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उसका धर्म क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, मेल या फीमेल, इवन डिसेंट। इस पर एक चीज ऐड हो जाती है, डिसेंट। क्या ऐड होती है? डिसेंट ऐड हो जाती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। ठीक है, तो आप कहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यार आप उत्तराखंड में पैदा हुए हैं तो ऐसा आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य में हैं तो आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 16 बहुत सिंपल सी बात कहता है, फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये ग्राउंड याद रख लेना आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। रिलीजन के बेसिस पे, देखिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ये तो सभी में सेम है, बट इसमें एक अलग चीज क्या है, इस पर एक अलग चीज है डिसेंट। ठीक है, डिसेंट का मतलब होता है कि आपके फादर या ग्रैंडफादर कहां से हैं।
ठीक है। दूसरा प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ठीक है, इनके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। अब मैंने कहा हर एक आर्टिकल में जब भी मैं पढ़ाता हूँ कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि कोई भी एक आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, सभी में कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 16 है ना, बॉस किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, बहुत सिंपल है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर पैदा हुए हैं। अब कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है 3 एक्सेप्शन के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी वाला। पहला कौन सा है, देखो बहुत सिंपल है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला जो आपका दिक्कत है वो कौन सी है, एक्सेप्शन है, पार्लियामेंट रेजिडेंट्स को एज ए कंडीशन बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर लिखा था ना, किसी भी सिटीजन को रेजिडेंस, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, जो पार्लियामेंट होगी ना वो रेजिडेंस एज ए कंडीशन प्रिस्क्राइब कर सकती है बहुत सारे जॉब्स के लिए। रेजिडेंस एज ए कंडीशन यानी कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आप किस जगह के रहने वाले हैं, आपको किस जगह से आपका घर है, मूल निवासी कहाँ के हैं, उस कंडीशन को एज ए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। कहीं पर स्टेट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी में अगर आपको जॉब पानी है तो पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रेजिडेंस एज ए कंडीशन, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो उसके बेसिस पर आपके साथ भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव तो नहीं होता, जनरली क्या होता है बहुत सारी जॉब्स में क्या होता है, उसी पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल है यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बेसिस पर भी मैं बताता हूँ, बट उससे पहले क्या था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज ए रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957 जो कि एक्सपायर हो गया था 1974 में, ठीक है। हालांकि पार्लियामेंट क्या कह सकती है, किसी सपोज ये पोस्ट, एक ऑफिस है ए, इसमें गवर्नमेंट ने जॉब निकाली और गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो लोग आंध्र प्रदेश से होंगे या तेलंगाना से होंगे या उत्तराखंड से होंगे उनको ही इसमें पोस्ट में जॉब मिलेगी। तो क्या होता है, कभी कभी सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को, सर्टेन किसी जगह में रहने वालों को एक तो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती, इस वजह से पार्लियामेंट करती है। दूसरा, अगर वो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उसको भी उठाने के लिए ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है। देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट, ऐसा हालांकि किसी स्टेट के लिए नहीं है, एक्सेप्ट 2 राज्य हैं अभी, एक है आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना, ठीक है। एक है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। अगर आपने लक्ष्मीकांत यहाँ पर खोली हुई है तो देखो आंध्र प्रदेश के ऊपर 5 लिखा है और तेलंगाना के ऊपर 5A लिखा है। कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप सबको पता है, आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत ओपन करनी है और उसके बैक में देखना है, ठीक है, हर चीज़ के रेफरेंस में। 5 में क्या लिखा है देखो, बाय वर्च्यू ऑफ, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश के लिए कौन सा आर्टिकल इनिशिएट कर दिया, आर्टिकल 371D जो कि 32nd अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर 1973 में ऐड किया गया। पहला ये है, यानी कि इस एक्ट को, इस आर्टिकल को ऐड किया गया हमारे संविधान में 32वें संविधान के संशोधन के लिए 1973 में जो हुआ था, ठीक है। और तेलंगाना के लिए आर्टिकल 371D जो कि एक्सटेंडेड पार्ट था 2014 में बना हुआ था। तो आप समझ गए पहला एक्सेप्शन क्या है कि रेजिडेंस एज ए कंडीशन, एज ए एक्सेप्शन हो सकती है, यानी कि हालांकि ऐसा किसी राज्य में नहीं है बशर्ते 2 राज्यों को छोड़ के, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यानी कि कुछ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनके लिए एक अलग से जॉब निकाली। जैसे आंध्र प्रदेश के लोग हैं, जैसे उनके लिए आर्टिकल 371D, कोई भी ऐसी ऑफिसेज होते हैं जिसमें आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के ही हैं आप, तो तभी आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसके पीछे मैं आपको रीजन बता चुका हूँ। ओके, दूसरा रीजन क्या है फिर? दूसरा रीजन बहुत सिंपल है, स्टेट आरक्षण प्रोवाइड कर सकता है सर्टेन पोस्ट के लिए इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, ठीक है। जैसा मैंने अभी पहले स्टेटमेंट में भी समझाया था, तो स्टेट क्या दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है। स्टेट क्या दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है किन्हीं पोस्ट के लिए जहां पर ऐसा लगता है पार्लियामेंट को कि इनकी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पार्लियामेंट देखेगी कि हाँ यार ये बैकवर्ड क्लासेस वाले हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन
खास तौर पर इस पोस्ट पे नहीं है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर रहती है, स्टेट के पास ये पावर रहती है कि वो आरक्षण दे सकती है किसी एक पर्टिकुलर क्लास को भी। ठीक है। तीसरा, अभी मैंने ये बोला था ना, आर्टिकल तो यही कहता है कि आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वाली जॉब होगी उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एज ए प्लेस रेजिडेंस के बेसिस पे भी, प्लेस ऑफ बर्थ, आप किस धर्म के हैं उसके बेसिस पे भी नहीं किया जाएगा भेदभाव, यानी कि सभी इक्वल हैं, मैं हूं आप हैं, पर मैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए हैं तो पार्लियामेंट कुछ लॉ बना सकती है, ऐसा लॉ आर्टिकल 371D में इंक्लूड किया गया है। ओके। तीसरा एक्सेप्शन क्या है? ए लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनक्यूबमेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, अब वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ होता क्या है सबसे पहले वो बता देता हूं। जैसे गुरुद्वारा में होता है ना, जो सिख होते हैं अपनी प्रॉपर्टी को देते हैं, गुरुद्वारा बनाने के लिए पैसे भी देते हैं, वैसे ही इस्लाम धर्म में क्या होता है कि आप चैरिटी के लिए दे रहे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए दे रहे हैं, आप मुस्लिम हैं, आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो वक्फ देंगे, बट आपको पहले इस्लाम प्रोफेस करना पड़ेगा तब आप दोगे। बट जनरली इस्लाम धर्म में होता है कि आप अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी दे सकते हो, जैसे ज़मीन दे सकते हो, पैसा दे सकते हो चैरिटी के लिए इस्लाम धर्म में। ठीक है, तो उसे वक्फ कहते हैं। अब वक्फ को संभालने के लिए वक्फ बोर्ड बनाता है हर एक राज्य। अब उस राज्य में कुछ राज्य के भी नॉमिनी होते हैं और कुछ, सिंपल सी बात है, वक्फ बोर्ड है इस्लाम के लिए हैं तो कौन से लोग होंगे? मुस्लिम लोग होंगे जनरली, ऐसा नहीं ना हिंदू के बोर्ड, हिंदू लोगों को बोर्ड में डाल दिया। तो यहीं पर थर्ड ये बोलता है एक कानून बनाया जा सकता है जिसमें कि अगर जो इंक्यूमेंट ऑफ एन ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस जो रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे है, या कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो पर्टिकुलर रिलीजन या डिनोमिनेशन से बिलोंग करती है, जैसे मैंने वक्फ बोर्ड कर दिया, वक्फ बोर्ड इस्लाम धर्म का होता है, ये आप एक एग्जाम्पल बता दिया, तो जनरली इस पर आपको मुस्लिम लोग ही मिलेंगे। ओके, पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे वहाँ की गवर्निंग बॉडी उन लोगों को प्रेफरेंस देगी। ओके, तो आर्टिकल 16 मैं यहाँ पर फिनिश कर चुका हूँ, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर आर्टिकल 16 को करने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊंगा मंडल कमीशन के बारे में। अब ये इससे आर्टिकल 16 में ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात की जाती है। मंडल कमीशन, ठीक है, ये क्या है? मंडल कमीशन। देखिए, अब उससे पहले हुआ क्या था, ठीक है, ये जनरली क्या है, ऐसे लोग जो भी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए क्या रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात की गई है। बट उससे पहले आप देखिए मंडल कमीशन में अगर आप देखेंगे तो 6 लिखा हो गया है। तो जब भी मैंने बोला लक्ष्मीकांत कोई ऐसा रेफरेंस आता है तो पीछे जाइए और 6 देखिए। 6 में क्या लिखा है? पहला, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ। जो फर्स्ट है, फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, पहला बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। किसमें? काका कालेकर के चेयरमैनशिप में, 1953 में। किसका? काका कालेकर कमीशन। ओके, काका कालेकर कमीशन के बेसिस पर। ओके, इतना याद रखना है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 1955 में। अब किसके लिए दी थी? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ओके, बट अब मैं आपको बताऊंगा यहां से जो लक्ष्मीकांत में दिया गया है होता क्या है। समय होता है 1979, ये वर्ष रहता है, उसमें सरकार होती है हमारी मोरारजी देसाई की, और मोरारजी देसाई अपॉइंट करते हैं सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। अब इसमें होगा क्या, और जिसके चेयरमैन होंगे बीपी मंडल साहब। अब बैकवर्ड क्लासेस कमीशन क्या होंगे? जनरली जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, एक तो होते हैं शेड्यूल कास्ट, एक होते हैं शेड्यूल ट्राइब, एक होते हैं बैकवर्ड क्लासेस जो सोशली, सामाजिक तौर पर, एजुकेशनल के बेसिस पे बहुत ज़्यादा पिछड़े होते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर 1979 में बीपी मंडल का एक कमीशन, उनकी चेयरमैनशिप के बेसिस पे एक कमीशन बिठाया जाता है मोरारजी सरकार द्वारा। अब होता क्या है इसमें, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 340
आर्टिकल 340 के बेसिस पे क्या है, ये संविधान का एक आर्टिकल है जिसके बेसिस पे क्या होगा कि जो भी लोग सोशली सामाजिक तौर पर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं तो उनके एडवांसमेंट के बेसिस पर आर्टिकल 340 में लिखा गया है। तो मैं बोलूँगा, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा आर्टिकल 340 किस लिए है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 340 में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना है और उनके एडवांसमेंट के लिए कार्य करना है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 340। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा करेगा। तो उसी के बिहाफ में एक कमीशन बिठाया गया जिसे बीपी मंडल कमीशन बोला गया। ओके, तो इतना चीज़ें याद आ गई। अभी बीपी मंडल कमीशन एक एक करके यहाँ पर हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कब हुई है इनकी। ठीक है, अपॉइंटमेंट कब हुई? 1979 में। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट कब दी आपको? 1980 में। ओके, इतनी चीज़ें याद हो गई। अपॉइंटमेंट कब हुआ? 1979 में। रिपोर्ट कब दी? 1980 में। क्यों दी आप सबको पता है ना? आर्टिकल 340 के बेसिस पर। आर्टिकल 340 संविधान का क्या कहता है कि आप एक ऐसा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने मोरारजी देसाई की सरकार ने, सही हो गया, एक कमीशन बिठा दिया 1979 में और उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी। रिपोर्ट में उनका मिला क्या? उन्होंने ये बोला कि 3,473 लोग, 3,743 लोग जो हैं ऐसी कास्ट हैं जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आती हैं। करीबन टोटल पॉपुलेशन का 52% ऐसे लोग हमें देखने को मिले जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड नहीं थी। ठीक है, टोटल 52% ऐसे लोग हैं जो समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग के हैं, चाहे सामाजिक तौर पर देखें या शिक्षा के तौर पर देखें। तो ऐसा 52% लोग उस कमीशन की रिपोर्ट में देखने को मिला। वर्स्ट कंडीशन है, ऑल ओवर पूरी पॉपुलेशन में से भारत की जो पॉपुलेशन है 52% ऐसे लोग मिले। करीबन 3,443 ऐसी कास्ट मिली जो सोशली या एजुकेशनली पिछड़ी है। ऐसा कमीशन किसका था? बीपी मंडल साहब की ये रिपोर्ट में लिखा गया था। अब सरकार आ गई चिंता में। सरकार ने बोला कि यार इतने ज़्यादा लोग सोशली सामाजिक तौर पे और एजुकेशनली जो हैं बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो कमीशन अब रिकमेंड करता है कि यार इनको देखो, पूरी आप समझ सकते हैं कितनी वर्स्ट सिचुएशन है। 100% में से 52% ऐसी जनता है हमारी जो सोशली या एजुकेशनली, अभी आपसे क्या कंफ्यूज, आपको कैच क्या देंगे पता है? सोशली और इकोनॉमिक के बेसिस पे दे देंगे, नहीं, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं ऐसी 3,743 कास्ट हैं। अब सरकार को लगा यार इतनी ज़्यादा जनता जो है पिछड़ी है, तो कमीशन ने, जो बीपी मंडल साहब हैं उनकी कमीशन रिकमेंड करती है कि नहीं, इनके लिए तो आरक्षण होना चाहिए, इनके लिए आरक्षण होगा, क्योंकि इनको आरक्षण मिलेगा तो सिंपल सी बात है एडवांसमेंट होगा। तो कमीशन रिकमेंड करता है 27% गवर्नमेंट जॉब फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस सो दैट टोटल रिजर्वेशन फॉर अमाउंट टू बी 50%। अब समझ में आ गया ना? अब देखो 50% के ऊपर 7 लिखा है, तो कभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप पीछे जाइए। अब 7 में क्या लिखा है? 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। अब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वो रेफरेंस भी देख लो। देखो मैं यहाँ पर नोट्स बना सकता था, पर एक एक लाइन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक लक्ष्मीकांत की लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं बाद में आपको रेफरेंस भी दिखाता हूँ ताकि हर चीज़ आप समझ पाओ। 50% रिजर्वेशन की बात कब से आई? 1963 में सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट मोर देन 50% रिजर्वेशन ऑफ जॉब इन ए सिंगल ईयर वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, 1963 में इनके बारे में बता देता हूं, फिर रिकमेंडेशन के बारे में बताऊंगा बीपी मंडल कमीशन की क्या बात हुई थी। 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, एक साल के अंदर अगर आप आरक्षण देते हैं तो वो 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, जिसमें शेड्यूल कास्ट भी आए, शेड्यूल ट्राइब भी आए, दूसरी क्लासेस भी आए। आप दो आरक्षण दो, बट 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए कहीं भी। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में बोला। अब सिंपल सी बात है, फिर ये आपको समझ में आ गया। 1963 में ही बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 50% से एक साल के अंदर, एक साल में जो भी जॉब आप निकाल रहे हो ना, जितनी भी भर्तियां आप करोगे, 50% से ज़्यादा आरक्षण वाली भर्ती के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। ओके, हम कहाँ थे फिर? बीपी मंडल साहब की चेयरमैनशिप थी और उन्होंने ये पता लगाया कि 52% ऐसे पॉपुलेशन है जो सामाजिक तौर पर और शिक्षा के क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि यार 27% तो इनको सरकारी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि आरक्षण अगर हम देंगे ओबीसी कैटेगरी को
तभी तो उनका एडवांसमेंट होगा, क्योंकि यार समाज में और शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना मौका मिलना चाहिए। और ये भी देखा कि टोटल अगर आप आरक्षण दे रहे हो तो 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी इन सब के लिए आरक्षण दिया जाएगा, बट वो आरक्षण 1 साल के अंदर 50% से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना सब हो गया। फिर अब उसके बाद साल बीतते गया, 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, वो भी 27% गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन डिक्लेयर करती है। 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, वो इंट्रोड्यूस करती है 2 चीज़ें। ठीक है, अब 1991 में एक दूसरी सरकार बदल जाती है। देखो बहुत सिंपल है कि जो 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है, 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। जो अभी तक चल रहा था, अभी तक क्या चल रहा है आपके माइंड में, मैं एंड पॉइंट भी बताऊंगा कि अभी आपको क्या याद रखना है। ठीक है, तो अभी तक क्या चल रहा था, 27% जो आरक्षण है गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी को दिया जाएगा, और टोटल 1 साल के अंदर आरक्षण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 1991 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, वो 2 चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है। सबसे पहला वो कहती है कि जो पुअरर सेक्शन है ओबीसीज में, उनके लिए 27% कोटा रिजर्व किया जाएगा इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे। ठीक है, दैट इज एडॉप्शन ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया इन ग्रांटिंग रिजर्वेशन। यानी कि पहला चेंज 1991 में क्या हुआ, ठीक है, अभी उसको याद नहीं करना, बट मैं एक प्रोविजन बता देता हूँ। 1991 में सरकार ने क्या बोला, उन्होंने बोला 27% तो रिजर्वेशन मिलेगा ओबीसीज वालों को। उन ओबीसीज में भी इकोनॉमिक, जो भी पुअरर सेक्शन है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस में बहुत ज़्यादा जो गरीब तबके के हैं, उनको एज ए क्राइटेरिया माना जाएगा। यानी कि ओबीसीज में भी बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा रिजर्वेशन में जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरा चेंज क्या बोलता है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट, दूसरा चेंज ये बोलता है, जो अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अभी आया ना, तो सोचो तब की बात की गई थी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, कि जो हायर कास्ट वाले भी होते हैं, जो हायर कास्ट वाले भी होते हैं, जो किसी भी आरक्षण के अंदर नहीं आते, उनको 10% रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में। अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वही तो है ना, सभी आधे से ज़्यादा जनता इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। हालांकि उसमें ही नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, बहुत ज़्यादा आक्रोश भी बढ़ा और उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, तो इतना सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ तक आपने देख लिया कि 1990-1980 में क्या हुआ, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने क्या बोला। अब एक्चुअल में हमें तो इतनी सब चीज़ें आपको देखने को मिल गई, बट एक्चुअल में जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन के बारे में जान लेते हैं। अब उनकी रिपोर्ट जो आती है, मंडल केस, ठीक है, 1992 का, मंडल केस 1992 का होता है। अब रेफरेंस आप देखेंगे तो उसके ऊपर 8 लिखा है। ठीक है, तो अब मंडल केस 8 लिखा है, तो इंदिरा सोहानाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। अब जो ये केस होता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, मंडल केस बोलते हैं, इंदिरा सोहानाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये सब केसेस 1992 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, जो भी ये अभी सरकार ने किया है। सरकार ने क्या कर दिया ना, 1991 में याद है ना, 27% ओबीसी के देखेंगे, उसमें भी गरीब तबके को देख रहे हैं, और हायर कास्ट वालों को भी 10% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। बट जो अभी आपको याद रखना है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मामला चले जाता है आरक्षण से रिलेटेड, जो भी नरसिम्हा राव की सरकार ने बोला। अब इसमें ये देखने को मिलता है कि आर्टिकल 16 को पूरे अच्छे से पढ़ती है जो सुप्रीम कोर्ट होती है, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4। अब देखो यहां पर क्या बोला जाता है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण तो मिलना सही है बोलते हैं, और आरक्षण दिया भी जा रहा है ओबीसीज को 27%। हमने देख लिया जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1991 में किया, बट बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच डाली, तो मंडल केस 1992 यानी कि इंदिरा सोहानाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जाता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि जो आरक्षण दिया जा रहा है अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, अब हम उसको एग्जामिन करेंगे, क्योंकि एट द एंड यार हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना, वो बताती है कि क्या ये सही है या नहीं, और उसके बेसिस पे क्या फॉर्मुलेट होता है वो मैं आपको बताता हूं। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल जो डिसीजन सुनाएगी। तो जो नरसिम्हा राव की सरकार ने बोला था
कि जो पुअर सेक्शन है जिनको 10% का रिजर्वेशन देना चाहिए, अभी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना वो पहले उठ चुका है नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट 1991 में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। साफ में बोल दिया कि कोर्ट हैज रिजेक्टेड द एडिशनल रिजर्वेशन ऑफ 10% फॉर पुअर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट। जो हायर कास्ट वाले हैं उनको 10% रिजर्वेशन, मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं जो 10% रिजर्वेशन उनको मिल रहा है जॉब में, उसको रिजेक्ट कर दिया। पहला आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि इन्होंने ये बोला कि हाँ बाकी जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसीज को वो तो सही है, बट जो हायर कास्ट वाले को नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने बोला इकोनॉमिक, क्योंकि बहुत सारे हायर कास्ट वाले लोग भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, जो अभी ईडब्ल्यूएस अभी हम पढ़ेंगे, तो बाकी 27% को अपहेल्ड कर दिया कि हाँ 27% रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। अब कुछ कंडीशन हम देख लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने मंडल केस के अंदर बताई, ठीक है। बाकी 10% वाला कैंसिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिला, बट कुछ कंडीशन के बेसिस पे, कुछ कंडीशन के बेसिस पे ही आपको मिलेगा। पहला, जो एडवांस्ड सेक्शन हैं, क्रीमी वाले हैं, जिनकी एक साल में जो तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 8 लाख से कम वाले जो भी परिवार होंगे उनको ओबीसीज में ओबीसी के सर्टिफिकेट के बेसिस पर रिजर्वेशन मिलेगा, पहला। दूसरा, इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बहुत सारे लोग प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मांगते हैं, तो प्रमोशन के दौरान कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। प्रमोशन के दौरान कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, खाली सिर्फ अपॉइंटमेंट के दौरान, जब आपका नौकरी लगती है उस दौरान आपको हालांकि रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट अब आप जॉब में लग चुके हैं, आपसे बोला जा रहा है कि आप जूनियर कैटेगरी के मैनेजर हैं, अगर सीनियर कैटेगरी में लगना चाहते हैं तो आपको आरक्षण वहां नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन था, ठीक है, वो 5 साल तक चला, जो कि 1997 में चला था, यानी कि 1997 से 5 साल 1997 तक रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट अभी सीज है, ठीक है। अभी सीनियरिटी के बेसिस पे जो सीनियर होगा उसको प्रमोशन मिलेगा, ओके। तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप सभी लोगों को रिजर्वेशन तो दे रहे हो, बट एक साल में जितनी भी भर्तियां होती हैं या लोग जाते हैं, अपॉइंट होते हैं, जो आरक्षण के बेसिस पर 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इस पर एससी भी आएगा, एसटी भी आएगा और ओबीसीज भी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये बोला जाता है कि चौथा, बैकलॉग वाला कैरी फॉरवर्ड रूल, यानी कि सपोज मान के चलो, एक एग्जाम्पल देता हूँ 2004 का और फिर आता है 2005। मान के चलो 2004 में रिजर्वेशन के बेसिस पर 46% जो लोग अपॉइंट हुए वो रिजर्वेशन के बेसिस पर, यानी कि इनमें से कुछ एससी है, एसटी हैं और ओबीसी की कैटेगरी में आरक्षण दिया गया है उनको गवर्नमेंट जॉब में। 2004 में बची कितनी उस साल में, फिर 4%। इस 4% को इंक्लूड कर देंगे 2005 में। हालांकि इसमें भी अगर बैकलॉग किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि यार अगर यहाँ पर 50% अपॉइंटमेंट हो रही है फिर इसको ऐड नहीं करेंगे, बैकलॉग ऐड किया जाएगा, बट वो भी अगले वर्ष 50% के केट को ब्रीच नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल होगा, बट इट शुड नॉट वायलेट 50% ऑफ रूल, ठीक है। पूरे एक साल में जो अपॉइंटमेंट की जाएंगी उस पर आरक्षण दिया जाएगा इनको, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी, यानी कि एक कानून के बेसिस पे एक बॉडी बनाई जाएगी जो एग्जामिन करेगी कि कितने ओबीसीज को इंक्लूड किया गया है, किसको नहीं, मतलब ओबीसीज की कंडीशन को बताएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा 1992 का मंडल केस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और मंडल केस के बेसिस पे ही आगे के प्रोविज़न फॉर्मुलेट होते रहते हैं, ठीक है। अब ये तो सब चीज़ें किसने बताई, सुप्रीम कोर्ट ने बताई, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें रिजेक्ट की। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बेसिस पर गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग की थी ना, भारत सरकार ने कुछ डिसीजन लिए। तो भारत सरकार ने सबसे पहले कौन सी कमेटी बनाई, रामनंदन कमेटी। अब सबसे पहला आपको प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है,
तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बेसिस पर, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आपको याद रखनी है 1992 की। सबसे पहले जो है जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए वो ख़त्म कर दिया, 27% मिलेगा, बट उसके लिए कुछ रीजंस हैं, जैसे क्रीमी लेयर को हटाया जाएगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उसके बाद रिजर्वेशन है तो 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और बैकलॉग हुआ है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फिर भी अगले वर्ष 50% से आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, और एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी जो ओबीसीज की कंडीशन को बताएगी। तो ये सब मंडल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ना अब सरकार ने कुछ काम भी किए। तो पहला रामनंदन कमेटी अपॉइंट हुई थी कि क्रीमी लेयर, ओबीसीज के अंदर जितने भी क्रीमी लेयर है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में दी, जिसको एक्सेप्ट भी कर ली गई सरकार द्वारा। ठीक है, रामनंदन कमेटी क्या है? जो ओबीसीज के अंदर क्रीमी लेयर है, मतलब एक ऐसी फैमिली जो साल में 8 लाख से ज़्यादा कमाती है, उनको आइडेंटिफाई करने का वो था। ठीक है, अभी का प्रेजेंट प्रोविजन बता रहा हूँ। उसके बाद देखो 1993 में सरकार ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी इस्टेब्लिश कर दिया गया एज ए स्टैच्यूटरी बॉडी। तो अभी मुझे बताओ प्रेजेंटली ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो जनरली ये क्या बताएगी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए, तो वो 1993 में बन गई। पहला तो रामनंदन कमेटी है क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई, फिर है स्टैच्यूटरी बॉडी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाली। तीसरा सरकार ने बोला इट इन ऑर्डर टू नलीफाई द रूलिंग विथ रिगार्ड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो इस रूल को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने एक संशोधन कर दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार कर दिया। उस सुधार का नाम है 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। इस पर एक प्रोविजन डाला गया, एक प्रोविजन ऐड किया गया, जिसमें कि स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एनी सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ SC ST दैट आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विस। अगेन 85th अमेंडमेंट 2001 के बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे जो है रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू SC ST विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 1995। अब देखो 1992, इसको अच्छे से समझा देता हूँ। 1992 में जो मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। बट इसको नलीफाई करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, 77th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, जो कि 1995 में इनेक्ट किया। 77th अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे ये बोलती है कि हर एक राज्य के पास पावर होगी कि वो प्रमोशन में जो भी ऐसी कम्युनिटी है जो SC से बिलोंग करती है, ST से बिलोंग करती है, सरकार के पास ये पावर रहेगी कि प्रमोशन के दौरान रिजर्वेशन कर सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर से इस पर चेंज किया गया कि 85th अमेंडमेंट एक्ट, जो रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो आपको याद करना होता है। 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, इस पर यह बोला गया कि सीनियरिटी के बेसिस पे, सीनियरिटी के बेसिस पे क्या मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा जो SC ST होंगे विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 1995, मतलब 1995 से। हालांकि 2001 में ये एक्ट आया, बट ये लागू कब से होगा, 1995 से ही होगा। यानी कि 1995 वाला कोई बंदा है तो वहां पर अगर प्रमोशन के बारे में बात की जा रही है तो यस, वो एक्ट लागू होगा 1995 से। तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब यही होता है कि अभी कोई कानून लाया जा रहा है, बट उसका इफेक्ट कहां से होगा, पीछे से होगा। ओके, तो 85th अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखना है। इस पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी प्रोवाइड करता है इन केस ऑफ प्रमोशन बाय वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू SC and ST। SC and ST को सीनियरिटी के बेसिस पर प्रमोशन दिया जाएगा। ओके, ये सब चीजें देखने को हमें मिल गई। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, सरकार ने और क्या किया फिर, सरकार ने द रूलिंग विथ रिगार्ड टू बैकलॉग वैकेंसीज, सरकार ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि अगर मैं बोलूं 2004 में 46% से रिजर्वेशन मिला है, 4% तो बच गए ना, 50% मिलना चाहिए। तो 2005 में ये बोला था कि ये 4% अगले 2005 में ऐड हो जाएंगी, बट एक शर्त है कि 50% के जो प्रोविजन है उसको ब्रीच नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो इसको बैकलॉग वैकेंसी के प्रोविजन को नलीफाई करने के लिए पार्लियामेंट फिर से एक
कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करती है, जिसे 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 बोला जाता है। ठीक है, मतलब 81वीं अमेंडमेंट एक्ट डाला गया 2000 में। ठीक है, इस पे एक नया प्रोविजन ऐड किया जाता है आर्टिकल 16 में। ये इंपावर करती है किसी भी राज्य को टू कंसिडर द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी ऑफ ए ईयर एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड विद एनी सक्सेडिंग ईयर और ईयर्स। सच क्लास ऑफ वैकेंसी आर नॉट टू बी कॉम्बाइंड, यानी कि इन ब्रीफ इट इंस द 50% सीलिंग ऑन द रिजर्वेशन इन बैकलॉग वैकेंसीज। यानी कि 81st अमेंडमेंट एक्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि बैकलॉग वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड होंगी, बट 50% का जो लॉ है, कानून है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। बट 81st अमेंडमेंट एक्ट में सुधार कर दिया गया। आर्टिकल 16 में एक नया प्रोविजन ऐड किया गया जिसमें ये बोला कि बैकलॉग होगा, पर जो ये 4% है ना, देखो ये पूरा आगे जाएगा, 4% को अलग से मिलेगी और 50% को अलग से मिलेगी। यानी कि इसमें बोला कि अगले साल हमारी सरकार ने ये बोला कि अगले साल 50% वालों को तो आरक्षण मिलेगा, बट जो पिछले साल में छूटे हुए हैं 4% उसको कॉम्बाइन नहीं करेंगे 50% से, इनको अलग से मिलेगा, इनको अलग से मिलेगा। तो समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी, बट पार्लियामेंट एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन ही खुद कहता है ना कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान में जितनी भी चीज़ें हैं उसको बदल सकता है। तो इसने बदल दी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला और ये बदल दी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आ गई। और लास्ट में आपको बताऊंगा जो पॉइंट है 76th। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994 हैज प्लेस्ड द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 इन 9th शेड्यूल। अब देखो होता क्या है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 7.8 वाला पेज नंबर और यहां पर 9 लिखा गया है। 9 देखिए तो डायरेक्ट पीछे चले जाइए आप। 9th में बोला जाता है तमिलनाडु बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स रिजर्वेशन सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट एक्ट 1994। अब तमिलनाडु की सरकार आती है, तमिलनाडु की सरकार आती है 1994 में। 1994 में 76th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1994 का। इस पर यह कानून देखने को मिलता है, तमिलनाडु की जो सरकार होती है ना, एजुकेशनल पर्पज और किसी पोस्ट के लिए रिजर्वेशन देती है, आरक्षण देती है। तो इसमें 76th अमेंडमेंट एक्ट में इस एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है। अभी मैं बताऊंगा 9th शेड्यूल क्या है आपको। 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है इस एक्ट को टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू एज इट प्रोवाइडेड 69% ऑफ रिजर्वेशन फार एक्सीडिंग द 50% सीलिंग। अब यहां पर देखो तमिलनाडु की जो सरकार होती है ना, वो 69% तक आरक्षण दे देती है। कितने तक? 69% तक। बट बहुत सारा वहाँ पर प्रोटेस्ट भी चलता है, वगैरह चलता है। तो पार्लियामेंट कहती है यार प्रोटेस्ट होने से कैसे बचा जाए, क्योंकि एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं थी तमिलनाडु में सरकार में। 69 सीलिंग कितनी थी? 50%। 50% तो ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। तो तमिलनाडु में हो क्या गया, 69% तक आरक्षण मिल गया। अब आप सबको पता ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में ही बोल दिया कि एक साल के अंदर आपका 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। तो पार्लियामेंट ने बोला कि यार इनको रिजर्वेशन भी देना है, बट इसके लिए किया क्या जाए। तो उन्होंने इस एक्ट को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया। अब 9th शेड्यूल वाला एक्ट क्या है? 9th शेड्यूल में एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, 9th शेड्यूल अगर आप देखेंगे तो 9th शेड्यूल में क्या बना था, जैसे जमींदारी राइट्स। पहले क्या हुआ था, मैं इनिशियल से बताता हूँ। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, उस पर जो राजा महाराजा थे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा जो जमींदार थे बहुत ज़्यादा उनके पास ज़मीनें हुआ करती थी। ठीक है, अब होता क्या था फिर, जमींदार होंगे तो सिंपल सी बात है, अब जमींदारी को अबोलिश करने के लिए, ठीक है, जमींदारी को अबोलिश करने के लिए, यानी कि आपके पास ये लोगों के पास, देखिए किसानों के पास फिर उनके खेत नहीं थे, जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो उसके बेसिस पे तो किसी भी ऐसे एक्ट को जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। 9th शेड्यूल में देखो आप सोच सकते हैं कि 50% रिजर्वेशन है, बट उसको कोई ब्रीच कर रहा है तो उस एक्ट को, पर्टिकुलर उस एक्ट को किस पर डाल दिया जाएगा? 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में डालने के बाद होगा क्या कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होगी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है 76th अमेंडमेंट एक्ट में
जो इस एक्ट को तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया ताकि इसका जुडिशियल रिव्यू ना हो पाए। ठीक है, तो 9th शेड्यूल में जनरली क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। 9th शेड्यूल क्यों बनाया गया था? ताकि कोई भी ऐसे कानून जिसमें कि सरकार को लगता है कि पर्टिकुलर ये हमारी नेशनल की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के साथ साथ अगर वायलेट करती है कोई भी ऐसी चीज़ें। दूसरा, जमींदारी से रिलेटेड मान के चलो, जमींदारी में क्या होगा, अगर जमींदारी एबोलिश कर दी जाएगी, यानी कि जमींदारी को एबोलिश करने के लिए बहुत सारे कानून लाए गए थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार ना दे। तो कोई भी ऐसा एक्ट है, इन ब्रीफ आप ये मान लो कि 9th शेड्यूल एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें क्या होता है, किसी भी एक एक्ट को डाल दिया जाता है फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें मैं कंफर्म करा चुका हूँ आपको। बट यहाँ पर एक सेक्शन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ओके, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो कि 6th यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, आपको देखो रिजर्वेशन वाला कर दिया, ये वाला कर दिया। ठीक है, ये देखो 9th शेड्यूल वाला ये आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, ये तो ऑलरेडी आप सबको पता है कि 2019 में ये एक्ट आता है और 10% आरक्षण दिया जाएगा रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। किस किस चीज़ों के लिए? और ये उनको ही मिलेगा जो SC ST और OBC कैटेगरी में कवर नहीं होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको 10% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली आर्टिकल 16 में। ओके, तो अगर किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आगे के जितने भी लेक्चर हैं उनके आपको बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया आज, आर्टिकल 16 के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। पूरा ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से मैटर है और जितनी भी चीज़ें हैं, आर्टिकल 340 है, OBC इसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ये सब चीज़ें हमने देख ली। कल हम पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 जितना भी हो सकेगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने हैं, NCERT की टेस्ट सीरीज लेनी है तो 7505134891 में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल देंगे। थैंक यू।